Hello students, welcome back. So let's move ahead. Till now we have seen about Colruy's law जो हमने यूज़ किया था for finding the molar conductivity at infinite dilution of weak electrolytes in direct methods. So what we were doing is that we were writing the molar conductivities of weak electrolytes in terms of strong electrolytes. और उसको इस तरीके से एडजस्ट कर रहे थे कि वो हमें दे रहा था कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, तो दैट वाज वन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. नाउ वी हैव टू रीड अबाउट फ्यू सेल्स, बैटरीज. ठीक है, क्योंकि दिस चैप्टर इज व्हाट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी बैक इन दैट वन. तो we'll see the simplest cell, that is voltaic cell. voltaic cell galvanic cells को भी बोलते हैं उसे. आपने इसके बारे में सबसे पहले क्लास 8 में पढ़ा होगा. who discovered cell? so it was Alexandra Volta. उनके ही नाम पे voltaic cell बोलते हैं. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे सेल्स जो हम रेगुलर यूज करते हैं, एक तो वोल्टा सेल खुद हो गया जो उन्होंने बनाया था. देन ड्राई सेल, लेक्लांचे सेल, लेक्लांचे सेल्स जो कार वगैरह में यूज़ होती हैं, एंड ड्राई सेल जो हम लोग घड़ी वगैरह में लगाते हैं, टॉर्च में लगाते हैं, ऑल दीज थिंग्स. तो सबसे पहले आपको देखना है कि हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट गैल्वेनिक सेल. ठीक है, तो इस गैल्वेनिक सेल जो होता है ये काम करता है एट द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. लास्ट ईयर वी हैव सीन अबाउट रेडॉक्स रिएक्शन. मतलब एक ही जगह पे एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा. सो दैट काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन. सो अ गैल्वेनिक सेल हैज़ सेम थिंग हैपनिंग इनसाइड इट. कुछ मटेरियल्स का ऑक्सीडेशन होगा एंड कुछ मटेरियल्स का रिडक्शन होगा. ओके, एंड बोथ हैज़ टू हैपन इन दैट वन. तो इन दोनों को जब कंबाइन कर देते हैं, और आपने एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा होगा सेल्स वगैरह का, दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स. तो एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे पे रिडक्शन होता है. दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं. ओके, आप देख सकते हो फिगर में, ये जिंक वाला अगर मैं बड़ा करके दिखाऊं दिस फिगर, तो यू कैन सी दैट देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स. वन इज़ जिंक इलेक्ट्रोड, अनदर वन इज़ कॉपर इलेक्ट्रोड. ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रोड जो है दैट इज़ डिज़ोल्व्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एंड जिंक इलेक्ट्रोड इज़ डिज़ोल्व्ड इन ZnSO4 सॉल्यूशन. ये सब आप देख सकते हो यहाँ पे. ठीक है, सॉल्यूशन में है जो कि इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा. अब जिंक देखो, इसको हमने बोला है एनोड है और कॉपर जो है कैथोड है. ये कैसे डिसाइड करते हैं? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जैसे जिंक है Zn2+ में चेंज हो जाएगा. मतलब क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया. इट हैज़ लॉस्ट फ्यू इलेक्ट्रॉन्स. Zn से Zn2+ हो गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, या फिर उसको बोल सकते हो कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है. तो एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पे ऑक्सीडेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड एनोड, और वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव साइन से शो करता है. दूसरा है कैथोड. इस केस में हमारा कॉपर है. ये क्या होता है, कॉपर 2+ से कॉपर में चेंज होता है, Cu में, Cu2+ से Cu में. तो उसका क्या होगा, रिडक्शन हुआ है. क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो Cu2+ से Cu, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, या वैसे बोल सकते हो कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो गया. ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोड जिस पे ऑक्सीडेशन होता है दैट इज़ एनोड, और जिस पे रिडक्शन होता है दैट इज़ कैथोड. ठीक है, तो ये चीज़ है. अब आप देखोगे दूसरे फिगर को ध्यान दो. सपोज़ करो ये तो सेपरेट किया था हमने पोरस प्लेट से. अब सपोज़ करो इनके बीच में हम इनडायरेक्ट कांटेक्ट कर दें. एक बीकर में एक इलेक्ट्रोड रखा हुआ है जिंक, और दूसरे बीकर में कॉपर रखा हुआ. पहले वाले में क्या था, एक ही बर्तन में थे दोनों, एक ही बीकर मान लो. ठीक है, और बीच में एक सेपरेशन लगा दिया था, पोरस प्लेट. तो एक ही बर्तन था, मतलब कि एक बीकर, केमिकली उसे बोलोगे केमिस्ट्री में. इस बार हमने क्या किया है, दोनों सॉल्यूशन को अलग अलग बीकर में रखा है, ये वाला.
एनोड दैट इज़ जिंक वाला इसमें है और कॉपर वाला यहाँ पे है। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड को आपने वायर से कनेक्ट कर दिया है, लेकिन अभी इनके बीच में सर्किट पूरा नहीं है। एक सॉल्ट ब्रिज यूज़ किया जाता है, यू ट्यूब जैसा होता है, देखता है यू ट्यूब, इन्वर्टेड यू ट्यूब है, उल्टा सॉल्ट ब्रिज की तरफ देखिए, उल्टा यू है। एक एंड उसका एक सॉल्यूशन में होता है, दूसरा एंड दूसरे सॉल्यूशन में होता है। ठीक है, और इसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड KCl या अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन भरते हैं। इसका काम होता है जब रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को पास करवाने में हेल्प करता है। एक्चुअली में सॉल्यूशन पास नहीं होगा। ये जो आप सॉल्ट ब्रिज देख रहे हो, इसमें अंदर KCl और अमोनियम का सॉल्ट होता है और वो पूरा थिक होता है। ठीक है, थिक मतलब उससे इसमें जो जिस लिक्विड में है वो पास नहीं हो सकता है। वो पूरे सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो KCl सॉल्यूशन है पूरे रास्ते को ब्लॉक करके रखता है। तो जब वो ब्लॉक करके रखा है तो फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये कि KCl इज़ व्हाट? स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। अगर यहाँ से नीचे से कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह मूव करेगा तो उसको कंडक्ट करने में हेल्प कर देगा। सॉल्यूशन का ट्रांसफ़र नहीं होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो ये सर्किट को कंप्लीट करता है बाय अलाउिंग द मूवमेंट ऑफ आयंस। ठीक है, ये चीज़ है। दिस इज़ इन्वर्टेड यू सेप्ट चीज़ है जिसको KCl, K2SO4, पोटेशियम नाइट्रेट इन सब से फिल करते हैं। सॉलिडिफाई हो जाता है बाद में, ये सॉलिड सॉल्यूशन लिक्विड की तरह बाद में और सॉलिडिफाई हो जाता है। इसमें अगर जेलेटिन ये सब भी डालते हैं ताकि उसका सॉलिडिफिकेशन और मजबूत हो। ओके, और इसी अरेंजमेंट को जो वोल्टा ने बताया था, इस तरह के सिंपल अरेंजमेंट को वोल्टेइक सेल या गैल्वेनिक सेल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब आप देखोगे सॉल्ट ब्रिज जो होता है ये चार्ज को एक्यूमुलेट नहीं होने देगा किसी भी जगह पे। मतलब ये वाला रिएक्शन वेसल समझ लो या इधर वाला, जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहा है उसको वहीं पे एक्यूमुलेट नहीं होने देगा, इकट्ठा नहीं होने देगा। सॉल्ट ब्रिज के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, जैसे जब आप यहाँ पे स्विच बंद करोगे तो फ्लो ऑफ करंट होगा, फ्लो ऑफ करंट होगा तो आयंस जो हैं ब्रेक होंगे, जिंक प्लस 2+ और सल्फेट में ब्रेक होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉपर का कोई सॉल्ट दिया है, कॉपर सल्फेट, तो ये Cu+ और सल्फेट में ब्रेक होगा। ठीक है, जिंक को जिंक सल्फेट में ही डाला गया ताकि आयंस लूज भी हो तो जिंक सल्फेट वापस इस पर डिपॉजिट हो जाए तो वही चीज़ बनेगा, जिंक ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, जिंक से Zn2+ बनता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। और यहाँ पे रिडक्शन होता है, कैथोड Cu2+ वापस Cu में कन्वर्ट हो जाता है। तो सॉल्ट ब्रिज प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस चार्ज, ये भी एक फ़ायदा होता है। एक दूसरा कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ सेल। हाफ सेल का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रोड आप देख रहे हो एक जगह, यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे आप देख रहे हो रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये हाफ सेल जो होते हैं इसका मतलब होता है हर एक इलेक्ट्रोड पे जो रिएक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड हाफ। जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड है तो इसका हाफ क्या है? एक इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, दूसरे इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है। तो ईच इलेक्ट्रोड इज़ कॉल्ड हाफ सेल। क्या कहते हैं उसे? हाफ सेल कहते हैं उसे। अगर ऑक्सीडेशन जहाँ पे हो रहा है उसको लोगे तो दैट इज़ कॉल्ड एनोडिक हाफ सेल। ठीक है, एनोड है जैसे जिंक वाला है, तो जिंक जो है जिंक से Zn2+ हुआ है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका एनोड है यहाँ पे। इस वाले में क्या है? कॉपर Cu2+ Cu में चेंज हो गया। ठीक है, तो हाफ सेल रिप्रेजेंट किया जाता है एनोडिक हाफ सेल और कैथोडिक हाफ सेल। वो पोर्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, जैसे जिंक इलेक्ट्रोड है उसका हाफ, तो वो दैट इज़ कॉल्ड एनोडिक हाफ सेल।
और दूसरा जो बचा वो क्या होगा, कैथोडिक हाफ सेल। ठीक है, तो एनोडिक हाफ सेल रिप्रेजेंट्स ऑक्सीडेशन हाफ और कैथोडिक हाफ सेल रिप्रेजेंट्स व्हाट, रिडक्शन हाफ, क्योंकि रिडक्शन कैथोड पे होता है और ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। एम इज़ समथिंग मेटल, तो एम से Mn प्लस, ये ऑक्सीडेशन हुआ, उसका ऑक्सीडेशन और बढ़ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। ठीक है, और दूसरा रिडक्शन हाफ दिखाते हैं, वही चीज़ उसी तरीके से, लेकिन इस बार पहले ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर रिड्यूस्ड फॉर्म, मतलब 2+3+ जो भी होता है मेटल का वो लिखेंगे, उसके बाद M लिखेंगे। और ऑक्सीडेशन हाफ में क्या लिखे थे, पहले M न्यूट्रल स्पीसीज, उससे ऑक्सीडेशन उसका बढ़ गया, दैट वाज कॉल्ड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन। दिस इज जो अभी आप देख रहे हो M से Mn प्लस, दैट इज़ ऑक्सीडेशन हाफ, मतलब एनोडिक हाफ सेल, और ये कैथोडिक हाफ सेल, रिडक्शन होता है यहाँ पर। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब चाहो तो इन दोनों के बीच में, और सबसे पहले लिखा जाता है ऑक्सीडेशन हाफ को, और फिर बाद में लिखा जाता है रिडक्शन हाफ को। इन दोनों के बीच में चाहोगे तो डबल स्लैश लगा सकते हो आप। नेक्स्ट इज सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन क्या होता है, सेम चीज़ जो आप दिखाया, दिस इज़ द वे फाइनली हम लोग लिखते हैं Zn से Zn2 प्लस, ठीक है, Cu2 से Cu, और बीच में एक और स्लैश दे दिया। तो एक सिंगल लाइन दोगे, इसका मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट है, और Zn से Zn2 प्लस, फिर Cu2 से Cu, इसके बीच में डबल लाइन दिए हो आप, ये वाला देख सकते हो, तो इसका मतलब है इनडायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब सॉल्ट ब्रिज वगैरह हम लगाया, हाँ ये चीज़ है, कांटेक्ट थ्रू सॉल्ट ब्रिज। और बीच में सिंगल लाइन है तो डायरेक्ट कांटेक्ट है, जैसे कि पीछे वाला आप देख सकते हो, ये वाला कंडीशन, यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट है इनके बीच में। एंड सेल रिएक्शन अगेन इज व्हाट, सेल रिएक्शन इज जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है सेल के अंदर। ठीक है, मतलब सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, दैट रिडॉक्स रिएक्शन इज कॉल्ड सेल रिएक्शन। ठीक है, जैसे ये ऊपर वाला लोगे Zn SO4 Cu, तो क्या क्या रिएक्शन हुआ है, Zn से Zn2 प्लस बना है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ऑक्सीडेशन हुआ, और Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को ही लॉस्ट वाले को गेन किया है और Cu बना दिया, दिस इज रिडक्शन हाफ। ठीक है, तो इस तरीके से सेल रिएक्शन रिप्रेजेंट किया जाता है। सेल रिएक्शन इज व्हाट, द केमिकल रिएक्शन फॉर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अ गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड सेल रिएक्शन। सबसे पहले एनोड को लिखते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन, और फिर बाद में कैथोड, दैट इज रिडक्शन। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सेल रिएक्शन। बहुत सारे हैं, जैसे कोबाल्ट, पैलेडियम, तो कोबाल्ट CO से Cu2 प्लस होना, ऑक्सीडेशन हुआ तो उसको पहले लिखते हैं कोबाल्ट से कोबाल्ट 2 प्लस, और Pd2 प्लस से Pd हो गया, Pd2 प्लस से Pd हो गया। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब एक टर्म है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी कुछ दिन पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, फिजिक्स में भी पोटेंशियल की बात कर रहे थे, राइट, व्हाट इज़ पोटेंशियल। उस चीज़ को हमें देखना है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोड, जो हम लोग कैथोड एनोड वगैरह यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके टर्म में पोटेंशियल देखेंगे। तो एक बैटरी के केस में, सेल के केस में, पोटेंशियल का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोड, चाहे वो कैथोड है या एनोड, टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे कि सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं क्या, ऑक्सीडेशन हाफ, Mn से Mn2 प्लस 3 प्लस जो करना है, और दूसरा रिप्रेजेंट करते हैं रिडक्शन हाफ, मतलब
उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन था, उसको लूज करके जैसे Cu2+ से Cu बन गया, Pd2+ से Pd बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें हैं। लेट्स बिगिन गाइस। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जैसे सिंपली द एबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, जब वो अपने ही आयंस के कांटेक्ट में होता है। जैसे अपने आयंस का कांटेक्ट का मतलब, जैसे देखो पीछे वाला जिंक था, जिंक सल्फेट में ही, मतलब जिंक के आयन में ही डूबा हुआ है। कॉपर जो है, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में ही डूबा हुआ है। तो दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात, एबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोड, चाहे कैथोड है या नॉट, टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। लूज़ कौन करता है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड, और गेन कौन करता है, जहाँ पे रिडक्शन होता है, कैथोड। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, इसको कैलकुलेट करने के 3 कंडीशन हो सकते हैं। पहला, मेटल आयन कोई चेंज ना हो उसके अंदर। ठीक है, दूसरा, मेटल आयन का M से Mn+ हो, मतलब ऑक्सीडेशन हो, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे। फिर कंडीशन हो सकता है Mn+ से वापस Mn आ जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करे, मतलब उसका रिडक्शन हो। ठीक है, तो ये पोटेंशियल 2-3 कंडीशन में हम निकाल सकते हैं, राइट। तो पहला सपोज करो कंडीशन, जहाँ पे मेटल आयन जो है या आयंस जो है उसके अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब M जो है न्यूट्रल है, Mn+ में नहीं हो रहा है, Na से Na+ नहीं होगा, Mg से Mg2+ नहीं होगा, कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ होगा ही नहीं। तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड की जो असेंबली होगा, दैट इज़ कॉल्ड नल इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं, नल इलेक्ट्रोड उस कंडीशन में कहते हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन है कि मेटल आयंस गेट्स डिपॉजिटेड, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, आपने देखा है यहाँ पे M से Mn+ हो रहा है। ठीक है, और यही Mn+ जो है सॉल्यूशन में जाता है और कंडक्टिविटी में हेल्प करता है। और तीसरी कंडीशन है when मेटल आयंस गेट रिड्यूस्ड, जब मेटल आयंस को रिडक्शन होता है, जैसे Mn2+ है, उससे वापस Mn आया, Al3+ होता तो Al आता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड वगैरह हैं उनका पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसेस यूज किया जाता है विथ रेफरेंस टू हाइड्रोजन। ओके, विथ रेफरेंस टू हाइड्रोजन वी यूज दैट। सो लेट मी क्लोज दिस। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यूज़ करके किस तरीके से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाता है। ओके, सो लेट मी क्लोज दिस, थैंक यू।